अपने इस हिंदू भाई का अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू और अपने हिंदू भाइयों को हर हर महादेव। आज बहलोलपुर की इस धरती पे मुझे आने का मौका मिला, इस तरीके का इस्तकबाल आप लोगों ने किया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरी तमाम, खास करके मेरी बहनें, मेरी माताएं जो सुन रही हैं अपने खिड़कियों से, दरवाजों से, अलग अलग जगहों से, एक हिंदू का बेटा आजान करने आया है। जैसे आप नमाज के लिए आपको याद दिलाया जाता है समय के बारे में, तो वैसे ही हम आजान करने आए हैं कि अब दूसरों की गुलामी छोड़नी है और अपनी क़यादत को मजबूत करना है, अपनी समस्याओं के लिए आवाज बुलंद करना है। अभी हम लोगों ने जब शुरू में पूछा कि क्या समस्या है आपकी, तो पहले बहुत लोग हिचकिचाए, फिर धीरे धीरे कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया, फिर चीजें छन करके आई जो मूलभूत समस्या है। न केवल बहलोलपुर की, ढाका के लगभग हर गांव पंचायत की यही हालत है। सबसे बड़ी समस्या है कि सड़क बनाने से पहले नाली का इंतजाम नहीं किया जाता है। सड़क बनाने से पहले निकासी, पानी कैसे निकलेगा, नाली की व्यवस्था अगर होगी तो सड़क की जिंदगी 15 साल हो जाएगी। लेकिन अगर नाली और पानी की निकासी का इंतजाम नहीं होगा तो सड़क साल 2 साल में खराब हो जाएगी। तो ये मूलभूत समस्या जो मैं देख रहा हूँ, ये हर गांव की समस्या है, हर पंचायत की समस्या है। और जो एक सड़क की बात आप लोगों ने कही है, उसको मैंने नोट कर लिया है। और निश्चित रूप से हम लोग, मैं जब पैदा हुआ, आप लोग, बहुत लोग जो गार्जियन लोग हैं मेरे पिताजी को जानते होंगे, नौजवान भाई शायद नहीं भी जानते होंगे। मेरे पिताजी इस इलाके के सांसद रहे, लंबे समय तक मंत्री रहे, मधुबन से लगातार 20 साल विधायक रहे, सांसद रहे। उनके जाने के बाद मेरे भाई साहब भी मंत्री रहे, विधायक रहे, आज भी विधायक। तो मैं सेवा करने आया हूं, पैसा कमाने के लिए, ठेकेदारी से कमीशन कमाने के लिए मैं नहीं आया हूं। हम लोग सेवा की भावना से आए हैं। लोकसभा का चुनाव में लड़ा, कई हमारे विरोधी आकर के, अभी भी जिस तरीके से मैं आपके बीच में आया तो मैंने आपकी समस्याओं की बात की, लेकिन कई लोग आएंगे तो वो क्या कहेंगे कि अरे इनके भाई तो भाजपा में, ये लोग तो हारेगा या जीतेगा चला जाएगा भाजपा में वापस, ये तो हिंदू है, इसको काहे के लिए वोट दीजिएगा, अपना वोट काहे बर्बाद करिएगा। तो इस तरह की बातें आपको कही जाएंगी। बहलोलपुर पंचायत ने शुरू से मेरा साथ दिया है, क्योंकि विधानसभा से पहले जो मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा था उसमें एक भी मेरा भाई, दाबिर जैसे मेरे भाई, साजिद जैसे मेरे भाई, तौफीक जैसे मेरे भाई, तमाम हमारे प्यार से जिनको आप लोग झगड़ू महतो भी कहते हैं, ऐसे मंगरू भाई हमारे पंचायत अध्यक्ष भी हैं, और ये लोग शुरुआती के हमारे साथी हैं। तो संघर्ष के साथियों को हमेशा वो सम्मान हम लोगों ने दिया है और देते रहेंगे। तो मूलभूत जो बातें हैं कि मैं यहाँ सेवा करने के मकसद से आया हूँ, विधायक बनना नहीं बनना मुकद्दर की बात है। मैं जब आज ढाका विधानसभा में उतरा हूँ तो मैंने विपक्ष को उसका काम सिखाया है कि विपक्ष अगर जिंदा होता तो आज ढाका की ये स्थिति नहीं होती कि आपको अपने जनाजे को भी ले जाने के लिए कब्रिस्तान तक आपको इतना संघर्ष करना पड़ता है, और नापाक होकर के आप जनाजे की नमाज को अदा करते हैं। मैं हिंदू होकर के इस बात को समझ रहा हूँ। तो एक मुसलमान विधायक या पूर्व विधायक आज जो है, या जो विपक्ष की भूमिका में, अगर वो जागरूक होते तो ये परिस्थिति नहीं होती। जो मेरे भाई लोग फेसबुक पे होंगे, तो आज मैंने एक वीडियो डाला था, आपने देखा भी होगा, फुलवरिया गांव में गया था और वहां की नल जल की व्यवस्था को मैंने उजागर किया था। जब विधायक के पंचायत की ये हालत है तो क्या हम उम्मीद करेंगे कि विधायक जी बाकी जगह क्या काम करा। और हर वो मुद्दा, चाहे शेख वाजुल साहब जिनको मॉब लिंचिंग से 15 लोग जाकर के घर में घुस करके मार देते हैं, मैं उनके दरवाजे पे भी गया था और लगातार उनके साथ में खड़ा हूँ। केवल तस्वीर खिंचवाने एक बार नहीं गया था। मैं कंधे पे हरा गमछा या सर पे हरा टोपी पहनना जरूरी नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं मुस्लिम भाइयों के दिल को जीतना चाहता हूँ तो उनके बुरे समय में, उनके संघर्ष के समय में, उनके ऊपर अगर अत्याचार हो रहा हो तो उसके लिए लड़ने का जो है प्रयास करना वो ज्यादा जरूरी है, ना कि हरा गमछा और हरा टोपी पहनना जरूरी है। तो मैं उसको तवज्जो देता हूँ। आप लोग ये बात को जानते हैं, जिस तरीके से आरोप लगाया जाता है कि मेरे भाई भाजपा के विधायक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सब लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, ओवैसी साहब से जुड़े हुए हैं, AIMIM के दीवानों में से हैं, पसंद करने वाले लोगों में से हैं। तो आप मेरे सिपाही हैं, आप मेरे सेनापति, आप मेरा अंग हैं, आप मेरे परिवार हैं।
तो आप जब कहीं जाइएगा तो आपसे जब कोई सवाल करे तो आप उसका डट के जवाब दीजिए। तो जो आरोप लगाया जाता है कि इनके भाई तो भाजपा में, तो पहली बात उनसे पूछिएगा इनके पिताजी किस पार्टी में थे। और मोतियुर रहमान साहब बहुत कम समय के लिए ही विधायक रहे और राज्यसभा तो अंत में गए। उससे पहले जो आप लोगों की सेवा वो कर पाए, किसके दम पे कर पाए? सीताराम बाबू का दस्तखत किया हुआ लेटर पैड 100 उनके पास पड़ा रहता था। मेरे पिताजी कहते थे डीएम को कि मोतियुर रहमान साहब जो कह दे मतलब सीताराम सिंह कह दिया। जो लोग जानते हैं गार्जियन लोग वो जानते होंगे, ये लगाव था और ये ताकत मेरे पिताजी ने मोतियुर रहमान साहब को दिया था। एक विश्वास था दोनों का आपस में, तब जाकर के कई लड़ाइयों को लड़ने का काम किया। निश्चित रूप से वो अगर फैसल भाई के पिताजी हैं तो मेरे गार्जियन मेरे भी चाचा की तरह हैं। और हम लोग यही अक्सर कहते हैं कि फैसल भाई ने अगर अच्छा काम किया होता, एक विपक्ष की भूमिका या विधायक जब वो थे तो उसकी भूमिका निभाई होती, तो आज मुझे कोई कुर्सी नहीं देता, मुझे कोई बिठाता नहीं, मुझे कोई बुलाता नहीं और मेरा कोई जगह यहाँ बनता नहीं। तो कहीं ना कहीं लोगों ने बहुत विश्वास किया था आपके ऊपर। मुंबई के मेरे भाई जो है उन्होंने चंदा भी दिया, समय भी दिया, खून पसीना भी बहाया, लेकिन बाद में जब वो फोन करते तो किसी का फोन को उठाने का काम उन्होंने नहीं किया। तब आज उनसे मायूस हुए, आज निराश हुए। ये मैं लिख के दे सकता हूं कि राणा रंजीत सिंह AIMIM पार्टी जमीन पे उतर गई, इसलिए हमारे RJD वाले भाई भी बेचैन होकर के जमीन पे उतरे, वरना अभी वो झांकते भी नहीं आपकी तरफ। अभी 2 महीने के बाद वो आते। तो ये डर है और कोई विकल्प यहाँ नहीं था। यहाँ अक्सर चुनाव हिंदू या मुसलमान के आधार पे हुआ करता था, विकास कभी मुद्दा नहीं रहता था। तो निश्चित रूप से एक नया समीकरण, एक नया विकल्प के रूप में आपका ये भाई जो खुद एक हिंदू है और इसकी पार्टी को कहते हैं लोग कि ये मुसलमानों की पार्टी, तो निश्चित रूप से एक ऐसा समीकरण के साथ आपका भाई उतरा है जमीन पे कि हिंदू मुसलमान मुद्दा इस बार बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। इस बार मुद्दा होगा विकास। इस बार मुद्दा होगा कि आपकी सड़कें अगर बनाई जा रही हैं तो उससे पहले नाली की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि एक बार जो सड़क बने वो 15-20 साल तक बना रहे। नल जल की व्यवस्था, आपको पता है कितना रुपया बिहार सरकार ने खर्चा किया है? एक अंदाजा लगाइए तो कितना रुपया नल जल में पूरे बिहार में खर्चा हुआ होगा? 50,000 करोड़। 50,000 करोड़ रुपया नल जल के योजना में खर्च हुआ है। और कहते हैं सरकार कागज पे कि 99% काम हम लोगों ने पूरा कर लिया। तो 99% अगर पूरा कर लिया है तो यहाँ के विधायक जी के गांव में तो नल जल की व्यवस्था ही नहीं है। आप लोगों में से किसी ने नल जल का दर्शन किया है क्या? किसी ने भी दर्शन किया है क्या? एक बार हाथ खड़ा करिए। किसी ने दर्शन नहीं किया। वाह, तो ये है विकास का मॉडल। ये है 50,000 करोड़ का योजना। और एक नया सगुफा आपके सामने छोड़ा गया है कि 125 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। ये जब से अनाउंस हुआ तब से तो बिजली नहीं आ रहा। हम तो रात भर नहीं सोए। कल मधुबन में मैं रात भर नहीं सोया हूँ। लास्ट में थक करके 2 घंटा में गाड़ी में सोया थोड़ी देर के लिए। तो ये स्थिति है। 125 रुपया, 125 यूनिट बिजली जो आप फ्री करिएगा, मतलब ये वाला सारा बिजली काट करके चुनाव के 1-2 महीना तक आप उसको फ्री करिएगा, फिर कागज पत्थर में फंसा दीजिए। तो ये है परिस्थिति। आज मोदी जी का क्या हालत हो गया है आपको मालूम होगा। आए थे एयरपोर्ट पे प्रचार करने, 100 आदमी भी नहीं था। रैली किए, अक्सर रैली में ऐसे ऐसे हाथ उठाते हैं, ऐसे ऐसे फूल छिटवाते हैं, चुपचाप शर्म के मारे गाड़ी में बैठे रह गए, पटना में उतरे तक नहीं। वही हालत जब उन्होंने गोपालगंज सिवान में किया, वहां भी बेइज्जत हुए। मोतिहारी की जब बात आई तो इनको तो मालूम था कि चीनी मिल वाला मसला फिर उखड़ जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, एक एक सरकारी कर्मचारी, आपके भी अगल बगल वाले लोग होंगे, जो भी सरकारी कर्मचारी, सबको कहा गया कि आप एक एक आदमी को आना है। अगर नहीं आइएगा तो पूरे महीने का आपका वेतन काट दिया जाएगा। ट्रेनें खुली हैं पूरे बिहार से। जो भीड़ था उसका 80% सरकारी कर्मचारी लोग थे उसमें, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, जीविका दीदी हो, आशा वर्कर हो। तो ये सारी स्थितियां हैं, सच्चाई है। और हम लोग ईमानदारी से अगर मोदी के खिलाफ बोलने की हिम्मत कोई करता है सदन में, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप लोगों ने अक्सर सुना है, चाहे वो वक्फ बोर्ड की बात हो, वक्फ बोर्ड के खिलाफ लड़ने की बात हो, जितनी बेबाकी से, जितने तर्क के साथ वो बोलते हैं, जितने विद्वान वो हैं, उतना कोई दूसरा सांसद नहीं है। ढाका को बदनाम किया गया, आपको बेइज्जत किया गया कि ढाका मिनी पाकिस्तान है।
किसी ने कुछ नहीं बोला। आज जो विपक्ष के हैं, आपके जो पूर्व विधायक हैं, उन्होंने एक शब्द बोला, लेकिन ढाका को शर्मसार कर दिया गया। हमारे बंबई के लोग, कलकत्ता के लोग बोलते हैं कि थाना में कभी कभी हम जाते हैं तो कोई पूछता है कि घर कहाँ है, तो ढाका बोलने पे तो कई बार हमको जेल में डाल दिया जाता है, बांग्लादेशी है, इसको डालो जेल में। तो ढाका की पहचान ये हो गई थी कि बांग्लादेश के ढाका। दूसरी पहचान की मिनी पाकिस्तान हमारी सांसद कह के चली गई। तो हम लोग ने जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का यहाँ प्रोग्राम रखा, हमने उनको बोला कि सर, इस तरीके से हमारे ढाका की धरती को बदनाम किया गया, ढाका के लोगों को बदनाम किया गया है पाकिस्तानी बोल करके, तो इसका करारा जवाब सर आप दीजिएगा तो हम लोग का हौसला बढ़ेगा, हम लोग का सीना चौड़ा होगा। और जिस तरीके से तिरंगा साफा बांध करके यही ढाका के मैदान में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला, इस्लाम का सही मायना पूरा विश्व को दिखाया, और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला, और एक एक ढाका की जनता का सीना चौड़ा करने का काम किया। तो अगर 56 इंच का सीना है तो वो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का है, जो लड़ने की हिम्मत रखते हैं। वक्फ बोर्ड में काला झंडा उठाया था हम लोगों ने, लेकिन जब बात देश के दुश्मनों से लड़ने की आई तो काला झंडा को फेंका और तिरंगा को हम लोगों ने थामा। और उस समय तक देश के लिए बोलते रहे। जब जरूरत पड़ी उसी प्रधानमंत्री को, जो हमेशा उनके खिलाफ बोलता है, उसी बीजेपी के खिलाफ, जब देश के दुश्मनों से लड़ने की बात आई तो विदेश गए, जा करके देश की बात को रखा। तो ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ रह करके काम करना एक सौभाग्य की बात है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि भाई इस पार्टी में आप कर क्या रहे, तो एक हिंदू होकर के इस पार्टी का भविष्य को मैं देख चुका हूं, जान चुका हूं। ये जो दीवानगी है, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आज जितने भी आप में से बंबई चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, वो क्यों AIMIM का दीवाना हो जाता है? लेकिन जो यहीं रहते हैं वो AIMIM और ओवैसी साहब के बारे में अच्छी बात नहीं कहते हैं, लेकिन जो बाहर चला जाता है वो क्यों कहता है? ये सोचने वाली बात है। ये सवाल मैं आपको छोड़ करके जा रहा हूं। हमारी दादी कहा करती थी कि पढ़े तो पढ़ाओ ना तो शहर में बसाओ। तो बाहर घूमने फिरने से दिमाग खुलता है, बुद्धि खुलता है। अगर आप यहाँ पे तेजस्वी यादव जी के ललटेन को वोट देते हैं, चाहे वो फैसल भाई चेहरा के रूप में आए, चाहे कोई भी आए, वो वोट जाएगा तेजस्वी यादव। वो वोट जाएगा उसी पार्टी को जिसने आपको दरी बिछाने वाला गुलाम बना के रख दिया, आपके लिए लड़ने वाला नहीं। अगर मुसलमानों की चिंता करता तो आपको याद होगा रामविलास पासवान जी ने कहा था, जब त्रिकोणीय मुकाबला हो गया था, चाबी रामविलास पासवान जी के पास था। उन्होंने कहा था कि अगर किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाओगे तो मैं अपना समर्थन दे दूंगा, लेकिन इसने समर्थन लेना स्वीकारा नहीं, मुसलमान को CM नहीं बनने दिया। हम लोगों ने इच्छा जाहिर किया कि लोग कहते हैं कि हम भाजपा की B टीम है। हम जब चुनाव लड़ने आते तरह तरह की बातें कहते हैं कि हम मोदी को मदद करने आए हैं, भाजपा को मदद करने आए हैं, हमसे गठबंधन कर लीजिए। हम लोग की बहुत इच्छा नहीं है, हम लोग के 5 विधायक थे, आप 5, 6, 7 सीट हम लोग को दे दीजिए, हम उतने में लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन RJD वाले भाइयों ने हम लोग के साथ गठबंधन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको इस बात की चिंता है कि अगर कोई मुसलमान की पार्टी खड़ी हो जाएगी, मुसलमान का कोई नेता खड़ा हो जाएगा, तो हमारे MY का क्या होगा? अब मुख्यमंत्री बने या ना बने वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम से कम विपक्षी नेता तो बने हुए, मंत्री का दर्जा तो मिला हुआ है। तो ये चिंता है। कभी नहीं चाहते वो कि कोई मुस्लिम नेता खड़ा हो, कभी नहीं चाहते हैं कि कोई मुस्लिम पार्टी खड़ी हो। आज आप देखिए, यादव की अपनी पार्टी है, कोयरी की अपनी पार्टी है, कुर्मी की अपनी पार्टी है, पासवान की अपनी पार्टी है, मांझी की अपनी पार्टी है, कुशवाहा की अपनी पार्टी है, सहनी की अपनी पार्टी है। आज आपकी पार्टी कौन है? आपका नेता कौन है? कोई नहीं। तो अपना गार्जियन, अपना पिता होता है। बगल वाले पड़ोसी को अपना गार्जियन आप नहीं मान सकते, और समय आने पे वो अपनी चिंता करेगा, वो आपकी चिंता नहीं करेगा। तो मैं एक हिंदू होकर के इस बात को समझ रहा हूं, और आप ये सवाल करिएगा कि मैं क्यों इतनी चिंता कर रहा हूं, मुझे क्या पड़ी है मुसलमान भाइयों की। तो मेरी चिंता ये है कि मैं जिस जाति से आता हूं, राजपूत समाज से आता हूं, क्षत्रिय समाज से आता हूं, हमारी जनसंख्या उतनी नहीं है, हम अकेले सरकार में नहीं आ सकते। जिस तरीके से यादव लोग भी अकेले नहीं आ सकते, लेकिन आपका साथ मिला है। लोग कहते हैं कि मुसलमान के हमने बचा लिया, हमने बढ़ा दिया। अरे मुसलमान ने तुमको बचा लिया, तुमको कुर्सी पे बिठाया हुआ है अपना त्याग कर कर। जिस दिन मुसलमान जाग जाएगा और जो आपकी आबादी है, तो आपके सामने कोई नहीं है। तो मैं एक बड़ा सपना लेकर के आया हूँ। विधायक, मंत्री, सांसद तो जब पैदा हुआ था तब से देख रहा हूँ। ये पद मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। एक नया समीकरण मैं चाहता हूँ कि राजपूत का बेटा भी कोई बड़ा मंत्रालय ले,
कोई मुसलमान का बेटा मुख्यमंत्री बने, कोई दलित का बेटा देश का मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री बने, ये सपना लेकर के हम लोग आए हैं, इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और हम लोग बोलने पे विश्वास कम करते हैं, काम करने पे विश्वास करते हैं। हम लोग जहां भी जाते हैं अभी विपक्ष की भूमिका सिखा रहे हैं कि अगर विपक्ष जागरूक होता तो आज ये परिस्थिति नहीं होती। जिस दिन विधायक का आप लोग मौका देंगे उस दिन भी दिखाएंगे कि आज 40,000 लोग जो बंबई जा करके आप नौकरी कर रहे हैं, आप टेलर का काम कर रहे हैं, आपके पास कला है, आप बैग की फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, अगर सोचिए कि वो 40,000 लोगों को यहाँ बुला लिया जाए, ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि वो फैक्ट्रियां यहीं लग जाए, यहीं पे सब लोग अपना कमाए खाए, यहीं अपना पैसा को खर्च करे, तो समझिए कि सब लोगों को कितना फायदा होगा। यहाँ के किराने के दुकान से किराना खरीदेंगे, पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेंगे, राशन लेंगे, हर वो चीज करेंगे। और वो जो भाड़ा किराया बंबई पे दे रहे हैं और प्रताड़ित भी हो रहे हैं, अपमानित भी हो रहे हैं कि मराठी बोलो नहीं तो तुमको मारेंगे, तुमको बेइज्जत करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक सपना और पहला संकल्प मैंने लिया है कि जिस दिन विधायक के रूप में आप मुझे मौका देंगे, उन 40,000 लोगों को पहले यहाँ बुलाने का काम करूंगा, यहाँ वो व्यवस्था करूंगा, वहां ये प्रयास करूंगा कि वो हम लोग सब लोग को बुला सके और ढाका का जो है आपसी कमाने का जो है जरिया बढ़ सके, खर्च करने का बढ़े, और आप में से किसी न किसी का दुकानदारी को बेहतर स्थिति में हम लोग लेकर के जाएं। तो ये प्रयास एक पढ़ा लिखा आदमी कर सकता है, जिसने देश दुनिया देखा है वो आदमी कर सकता है। तो जो विरोधी आएंगे कहेंगे इसका भाई भाजपा में है, उसको कहिएगा कि भाई ये सच्चाई है कि हर भाई का बंटवारा होता है एक नहीं, चाहे वो संपत्ति का बंटवारा हो या विचारों का बंटवारा हो। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके पिता से होती है। और मेरे पिता स्वर्गीय सीताराम सिंह जी किस पार्टी में थे? आजीवन, आजीवन वो आरजेडी में रहे, लालू जी के साथ। हमेशा मुसलमान और दलित और हमारे समाज की बात उन्होंने कही है। तो किसी की पहचान उसके पिता से होती। मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा, सब लोगों ने कहा कि चुनाव हारेगा जीतेगा, ये छोड़ करके पार्टी चला जाए। यहाँ तक कि आप लोगों में से भी जो मेरे बहुत करीबी थे उन्होंने कहा कि भैया मुसलमान लोग समझेगा नहीं, फिजूल का आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये आपको वोट नहीं देगा, छोड़ दीजिए, दूसरी जगह चले जाइए। लेकिन देखिए हमारे पिता का संस्कार हमारे अंदर है। हमारे पिताजी आजीवन जिस पार्टी में गए उसी पार्टी में जीवन बिता दिया। जब ये पार्टी संघर्ष कर रही थी, ऑफर आते थे कि भाई आप आ जाइए भाजपा में, आप आ जाइए इस पार्टी में, मेरे पिताजी एक ही बात कहते थे कि जब सुख इसी पार्टी में देखा है, मंत्री सांसद इसी पार्टी में रहा हूं, तो दुख के समय छोड़ूंगा नहीं साथ। तो वो संस्कार है मेरे अंदर। परिस्थितियों ने मुझे इस पार्टी में लाया जरूर, लेकिन अब जब इस पार्टी में मैं हूं और जिस तरह का सम्मान मुझे मिल रहा है, कोई विधायक मंत्री बनेगा, चुनाव जीतेगा हारेगा, लेकिन आज राणा रंजीत सिंह की जो पहचान है, बिहार नहीं पूरा देश मुझे पहचानता है, जानता है। खास करके एक एक मुसलमान बिरादरी का लोग ढाका विधानसभा पे और राणा रंजीत की तरफ देख रहा है कि देखते हैं कितने दिन तक ये ईमानदारी से हमारी लड़ाई को लड़ता है। और एक एक हिंदू भी देख रहा है, वो कह रहा है कि ये लड़का इतना खून पसीना अपना जीवन मुसलमानों के पीछे दे रहा है, देखते हैं कितना मुसलमान का वोट इसको मिलता है। तो दोनों ही लोग राणा रंजीत को देख रहे हैं, ढाका विधानसभा को देख रहे हैं। मेरे कई लोग कहते हैं कि भाई यहाँ मुसलमान को आरजेडी का टिकट मिलता, आप आ गए हैं तो आरजेडी एक मुसलमान को नुकसान हो गया। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि देखिए पवन जायसवाल जैसे नेता बहुत शातिर, बहुत चालाक, बहुत पहुंचे हुए नेता है और राजनीतिक रूप से एक शेर के रूप में वो हैं, तभी निर्दलीय तक चुनाव जीत जाते हैं। तो एक शेर का मुकाबला शेर से होगा तो ही उसको पटकनी दे पाएंगे। शेर के सामने बकरी को खड़ा करिएगा तो वो उसको पटकनी नहीं दे पाएगा। तो इतने दिन से मैं आपके बीच हूं, अब आपको पता है कि जिस बेबाकी से मैं लड़ता हूं, बोलता हूं, संघर्ष करता हूं, चाहे वो कोई मुद्दा हो, दोनों कैंडिडेट का पसीना छूटा हुआ है। तो आज अभी पिलर में खड़ा कर रहा हूं इस पार्टी का। फिर आपको मेरे विरोधी आएंगे, कहेंगे अरे हिंदू वोट कहाँ है इसके पास। तो उनको मैं यही कहता हूं कि भाई हर चीज की रणनीति होती है, समय पे आपको दिखाऊंगा। अभी मैं पिलर खड़ा कर रहा हूं और मैं जिस पार्टी में हूं उसका पिलर मुसलमान है। जब मुसलमान के पिलर को खड़ा करूंगा तब देखिएगा मैं अपने जाति और अपने धर्म के लोगों से ढलैया करूंगा छत का। जब नजर आएगा तो आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये लड़का कितना आगे जा चुका है। तो कुछ चीजें दिखाई नहीं जाती, रणनीतिक रूप से काम किया जाता है। लोकसभा के चुनाव में मेरे ही जाति के बड़ी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे एक व्यक्ति, इसलिए मेरी जाति मेरे साथ खड़ी नहीं थी। लेकिन इस बार की परिस्थितियां अलग हैं, विधानसभा की परिस्थितियां अलग हैं।
जैसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बार आए और आकर के इस तरह का एक माहौल खड़ा किया है और एक जुनून पैदा किया है। ऐसे जब वो 2-3 बार आएंगे, नौजवान भाई तो जाग चुके हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बुजुर्ग भाई भी, एक एक व्यक्ति जानेगा और मोबाइल पे उनको वीडियो दिखाइए कि आपके लिए असली लड़ाई को कौन लड़ रहा है, मुसलमानों पे जो अत्याचार हो रहा है उसकी लड़ाई को कौन लड़ रहा है। जो मोबाइल नहीं चलाते मेरे गार्जियन, उनको शाम में, मेरे नौजवान भाई, उनको बिठाइए, गार्जियन को भूजा खिलाइए और साथ में ओवैसी साहब का वीडियो दिखाइए। मैं जो संघर्ष ढाका में कर रहा हूँ, मेरा वीडियो भी दिखाने का प्रयास करिए। AIMIM का जो पूरे देश में प्रयास है वो दिखाने का प्रयास करिए। तो ये शुरुआत है, ये पहली बैठक है। कई लोगों को मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे पिताजी इस बात के लिए जाने जाते थे कि एक बार किसी से मिलते थे तो आजीवन उसका नाम याद रखते थे। तो हम लोग उसी मुहिम के तहत और वही प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोगों ने कुछ लोगों को चिन्हित किया है कि जिसको हम अपना बूथ परिवार का सदस्य बना रहे हैं। चुनावी परिचय बहुत छोटा परिचय होता है, हाथ जोड़िए, वोट मांगिए, वो भी लिहाज में कहेगा कि हाँ हाँ आप ही को वोट देंगे, आप ही को वोट देंगे। वो परिचय बहुत छोटा होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि आज से एक दूसरे के सुख दुख को जाने, आपके दरवाजे पे आए, आपके घर पे छत है कि नहीं, आप कितनी तकलीफ में जीवन जी रहे हैं, आपके घर के आगे की सड़क की स्थिति क्या है, पानी का चापाकल है कि नहीं, नल जल में पानी है कि नहीं, पिताजी बीमार है तो बीमारी के लिए इलाज का पैसा है कि नहीं। तो वो जब आपका संबंध बनता है तो एक विश्वास पैदा होता है। तो हम लोग बूथ परिवार का गठन कर रहे हैं। कुछ लोग को आज हम लोग बूथ परिवार का सदस्य बनाएंगे। 2 दिन का हम लोग ट्रेनिंग करेंगे। नेपाल जाएं या अगल बगल कोई जगह जाएं, 2 दिन 3 दिन साथ में खाना खाएंगे, साथ में घूमेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे और वो संबंध बढ़ाएंगे, बनाएंगे, ताकि चुनाव के समय जब वो आएंगे, वो जो कुछ दलाल लोग होते हैं यहाँ